हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ पैडागोजी डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये जो है मैथ पैडागोजी का कंटेंट होगा जो हम लोग वन लाइनर में डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू भी क्लासेस आपको मिल रही हैं तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यू भी करने वाले हैं। हिंदी पैडागोजी पूरा कंप्लीट हो चुका है। लैंग्वेज वन हो या फिर आपकी लैंग्वेज सेकंड रही हो, आप लोग उसको देख सकते हो। और साथ में पीवाईक्यू की भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज हम लोग मैथ पैडागोजी डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ आपको सीडीपी पैडागोजी का कंटेंट की क्लासेस भी मिल रही हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज जो है मैथ पैडागोजी। चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो वन लाइनर में हम लोग डिस्कस करते हैं मैथ पैडागोजी। मैथ पेडागोजी जो है आप में 15 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। और ये जो है पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में मदद करेगी, क्योंकि जो है पेडागोजी में आपके हेल्प करेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण जो है गणित का उद्देश्य। ये जो है शिक्षण जो है गणित का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में समझते हैं। बच्चे की जो है विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, ये जो है सबसे फर्स्ट एक उद्देश्य माना जाता है। क्योंकि बच्चे के जो विचार हैं, मैथ से क्या होता है, हम लोगों में तर्क करने की क्षमता डेवलप होती है। क्योंकि जब मैथ के आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैथ के जब कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे होते हो, जो उसके जो है फार्मूले हैं वो आप याद कर रहे होते हो, तो इससे तर्क करने की क्षमता और साथ ही साथ याद करने की भी क्षमता बेहतर हो रही होती है, ठीक है। बच्चे गणित का आनंद लेना सीखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होती है मैथ, उनको मैथ में इंटरेस्ट भी आ रहा होता है। मैथ जो होती है वो दैनिक जीवन की भी प्रयोग में लाते हैं वो लोग। जैसे अब आपको मैथ का है तो ऐड करना है, माइनस करना है, या आप शॉप पे गई कोई सामान ली तो उसमें जो एक्सचेंज हुआ, रिटर्न हुआ, तो ये सब क्या है, आपको मैथ के ही पार्ट होते हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होता है। गणित को जो है बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना, यानी मैथ जो होती है वो बच्चे के जीवन का जो है हिस्सा बनाना चाहिए, ये इसका एक उद्देश्य होता है। बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना। देखिए अब ये जो है आप सोच रहे होगे ये क्या, ये कोई पॉइंट तो है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, बट आपसे पूछ सकता है, कह देगा शिक्षण गणित का उद्देश्य जो है कौन कौन से नहीं है। अब ये तो इसमें दे देगा और कुछ एक ऐसा जो है लाइन चिपका देगा जो कि नहीं होगा। अगर आपको ये पता होंगे कि हाँ कौन कौन से उद्देश्य हैं, तभी जाके आप वहाँ पर कर पाओगे। या फिर कह देगा कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो वहाँ पर जो है एक ऐसा दे देगा जो उद्देश्य होगा, बाकी नहीं होंगे। तो जब आप कंटेंट कंप्लीट करोगे तभी जाके आप वहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी वेस्ट नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि कुछ भी ये तो पूछा ही नहीं जाएगा बस ग्रामर को छोड़कर, क्योंकि ग्रामर जो है सिर्फ 1 नंबर की, 2 नंबर की आती है, इससे ज़्यादा वहाँ से नहीं पूछता है। बच्चे गणित की जो है मूल संरचना, यानी कि अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति को समझते हैं और जो है त्रिकोणमिति को भी समझ पा रहे होते हैं। जो है डेविड व्हील जो है इन्होंने कहा है कि बच्चे की जो है विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना महत्वपूर्ण है, ना कि जो है बहुत सारा गणित जानना। यानी कि बच्चा जो है मैथ के बारे में बहुत सारा नॉलेज ना हो पाए, लेकिन उसके जो विचार हैं, विचार की जो प्रक्रिया है वो क्या गणितीयकरण होनी चाहिए। यानी कि बच्चा जो है तर्क वितर्क कर पाता हो, हर चीज को समझ पाता हो, उसमें तर्क करने की क्षमता हो, एजा मतलब कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है वो नॉर्मल वैसे ही मान ना लेता हो, ठीक है। यानी गणितीय जो है क्षमता बच्चे में उत्पन्न होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जॉर्ज पोलिया के अनुसार जो है विद्यालय में गणित शिक्षण के 2 उद्देश्य होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है संकीर्ण उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य, यानी कि जो है नॉरल जो है ऑब्जेक्टिव्स और आपका बोर्ड जो है ऑब्जेक्टिव्स, ये हम लोग समझते हैं। तो पहला है, ये उद्देश्य जो है रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देते हैं, जो सामाजिक योगदान कर सकते हैं और आर्थिक विकास भी कर पाते हों, ठीक है। अगला है पॉइंट, यह जो है संख्यात्मक जो है संक्रियाओं से संबंधित है, जैसे माप जो है अंश प्रतिशत आदि, ठीक है। ये क्या है, संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत चले जाएंगे। इस प्रकार गणित का जो है सीमित उद्देश्य जो है उपयोगी क्षमताओं का जो है विकास करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यापक यानी ब्रॉड। गणितीय रूप से सोचने का ये उद्देश्य हो जाता है, तार्किक जो है चिंतन करे, ये जो है उद्देश्य रहता है।
विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजे बच्चा, ये एक उद्देश्य माना जाता है। यानी कि बच्चे में तर्क वितर्क करने की क्षमता जो है विकसित हो। सोशल मीडिया पे कोई भी अगर न्यूज़ या इंफॉर्मेशन वायरल हुई है, तो वो तुरंत वैसे मान ना ले कि हाँ ये सच है, उसकी तह तक जाए कि हाँ ये सच है या फिर एडिटिंग करके डाल दी गई है या फिर कुछ ऐसे फेक इंफॉर्मेशन आ रही है, तो बच्चा तर्क वितर्क कर पाता हो। अमूर्तता को जो है समझे, यानी कि अमूर्तता को भी समझे, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा होता है कि मानना पड़ता है कि हाँ मान मान लिया कि ये एक्स है, ये है, वो है। तो इसमें भी जो है अमूर्तता को बच्चा समझ पा रहा होता है। किसी समस्या का समाधान खोजे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बेटर हो रही होती है मैथ से। बाल संसाधनों का विकास करना, ये भी जो है इसका एक उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग, जो है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मेक अ प्लान, जो है कैरी आउट द प्लान, और आपका लुक बैक एट द सॉल्यूशन। यानी कि जो है क्या है आपने किया कि पॉलिया जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो उनके स्टेप दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को समझोगे पहले कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। अब ये तो नहीं ऐसा हुआ होगा कभी कि प्रॉब्लम तो आपको पता नहीं पर उसका सोल्यूशन निकल आया हो, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हुआ होगा। चाहे थोड़ी ही प्रॉब्लम आप समझ पाए हो, लेकिन सबसे पहले समझोगे कि हाँ दिक्कत क्या है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, पहले आप प्रॉब्लम को समझोगे कि एटलीस्ट प्रॉब्लम है क्या। फिर मेक अ प्लान, फिर आप सोचोगे समझोगे कि हाँ हमको इसको इसको जो है कैसे सॉल्व करना है, क्या हम प्लान करें कैसे जो है हम स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। फिर कैरी आउट द प्लान, जो आपने प्लान किया है कि हाँ ये प्रॉब्लम हम इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप जो है उसको जो है लागू करोगे, उसको फॉलो करोगे। उसके बाद जो जो होगा, यानी लुक बैक एट द सॉल्यूशन, यानी फिर उसके बाद समस्या का समाधान हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो है स्टेप बताए थे जो आपके जॉर्ज पोलिया हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है जॉर्ज पोलिया जो है उन्होंने प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये 3 यानी 4 ये स्टेप बताए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, मेक अ प्लान, कैरी आउट द प्लान, और आपका लुक बैक एट द सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एनसीएफ के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीडीपी में हो गया, मैथ पैडागोजी में हो गया, ईवीएस में हो गया, हिंदी पैडागोजी में होगा, सभी में पूछता है। पैडागोजी में ये आता ही आता है, हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। इसमें जो है एनसीएफ जो है आपका कहा गया है 2005 के अनुसार ही, इसमें कहा है पहला पॉइंट कि सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक जो है कारण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो है शिक्षा। ठीक है, यानी कि बच्चे जो हैं वो समझ पाएँ संख्याओं को, उनको जो है समझ में आए कि हाँ जो है कितनी संख्याएं हैं क्या है, क्योंकि ये जो है सार्वभौमिक का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा पॉइंट है इस स्तर पर जो है प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए, यानी पहले जो है बच्चा जो चीज़ों को समझता है, जो चीज़ें उसने देखी है, पहले मूर्त से आप अमूर्त की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, आकार हो गया स्थानिक जो है समझ, पैटर्न, मापन, जैसे जैसे गैर संख्या क्षेत्रों को प्रोत्साहित करे और डाटा जो है हैंडलिंग करे, ये जो है उस एनसीएफ का उद्देश्य रहा है। गणितीय पहेलियाँ समस्या समाधान कौशल में मदद करती हैं, ये भी बात बिल्कुल क्या है सही है, क्योंकि कभी कभी होता है पहेलियों के भी माध्यम से बच्चा मैथ को सॉल्व कर पा रहा होता है। 1 से लेके यानी 1 से लेके 2 तक देखा होगा आपने, कोई बुक नहीं ये होती कि ये मैथ की बुक है, ये हिंदी की बुक है, ये ईवीएस की बुक है, ऐसा नहीं होता। एक ही बुक होती है और उसमें सब कुछ होता है। ठीक है, मैथ और हिंदी के माध्यम से बच्चा ईवीएस सीख रहा होता है। ठीक है, तो पहेलियों के माध्यम से क्या है बच्चा मैथ सीख रहा होता है, तो उसमें सब कुछ एक ही साथ इंक्लूड होता है, क्योंकि रीज़न ये है कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट में सारी चीज़ों को एक साथ देख पा रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद लेना सीखें, ये भी एक एनसीएफ का जो है उद्देश्य रहा है। एनसीएफ ये कहता है कि बच्चा आखिर मैथ से डरे नहीं, बल्कि उसमें इंटरेस्ट लेकर के वो जो है बेहतर सीखे। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं गणित सूत्रों से कई बढ़कर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बच्चे गणित को ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, जिससे संवाद किया जा सकता है,
आपस में चर्चा करें, साथ मिलकर काम करें। ये भी एक जो है एनसीएफ कहता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। पूछ सकता है कि एनसीएफ के क्या-क्या उद्देश्य हैं, एनसीएफ के अनुसार कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको जब ये सारे पॉइंट पता होंगे तभी जाके आप कर पाओगे, ठीक है? रटना नहीं है, बस समझ लेना है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करते हैं और उनका समाधान करते हैं, ठीक है? ये भी एक बात सही है, क्योंकि जो बच्चे सीख रहे होते हैं अपने पास्ट में, वो क्या है, उसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं और फिर उसका सोल्यूशन भी वो निकाल पा रहे होते हैं। बच्चे जो है रिश्तों को देखने, संरचनाओं को जो है देखने और साथ ही साथ तर्क करने के लिए अमूर्तन का जो है उपयोग करते हैं। ये भी बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे गणित की मूल संरचना, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति को समझते हैं और त्रिकोणमिति स्कूली गणित के रूप में विषय क्षेत्र सभी एक पद्धति प्रदान करते हैं रुकावट संरचना और सामान्यीकरण के लिए, ठीक है? अगला है, शिक्षक हर बच्चे को जो है कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां मैथ नहीं सीख पाएंगी, ये भी ज़रूरी नहीं कि लड़के ही मैथ सीख पाएंगे, ऐसा तो नहीं। मैथ सभी सीख सकते हैं, सभी को जन्मजात क्षमता मिली हुई है। बस करना क्या है, आपको उस टॉपिक पे यानी उस पर फोकस करना है। आप जिसको भी ज़्यादा टाइम दोगे वो आपका हो जाएगा। व्यक्ति पर अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी पर्सन पर ये अप्लाई कर दिया, जिसको ज़्यादा आप टाइम दोगे वो आपका नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई की अगर बात की जाए तो आप जिस भी सब्जेक्ट पर, जिस भी पार्टिकुलर टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, वो आपको एक दिन बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व ऐसे कौशल हैं जिन्हें विकसित करने में गणित मदद कर सकता है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी जो है सीखना द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होता है, ठीक है? संख्या अनुक्रम की भूमिका सीखने के बजाय बच्चों को शब्दों के खेल और गिनती के बीच के संबंध को छोटे छोटे समुच्चयों के जो है संदर्भ में समझाएंगे। ये भी जो है एक पॉइंट है। देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होगे ये तो पूछेगा नहीं, ये क्या ही ये डिस्कस कर रही हैं। ये पैडागोजी में पूछ लेता है, इसीलिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ पैडागोजी के जो मैथ को क्वेश्चन होते हैं वो 15 नंबर के आते हैं और 15 नंबर का पैडागोजी पूछता है और ये लाइन दे देगा, फिर आपसे कह देगा कौन सा नहीं है या फिर कौन सी लाइनें हैं। तो जब तक आपको पता नहीं होंगी, आपने एक बार भी इसको पढ़ा नहीं होगा, आप कहाँ से कर पाओगे? इसीलिए जो है इनको भी जो है देखते रहना है। अगला पॉइंट है कि गणितीय खेल, पहेलियां और कहानियां जो है सकारात्मकता विकसित करने में मदद करती हैं, रवैया और गणित और दैनिक सोच के बीच संबंध बनाने में। यानी जो पहेलियां हो गई, जो गणितीय खेल हैं, ये क्या है, ये जो कहानियां हैं सकारात्मकता विकसित करने में मदद करती हैं, ठीक है? ये जो है आप ध्यान रखना, और इसमें जो एक संबंध भी बना पा रही होती हैं। छात्रों को बीजगणितीय संकेतन से परिचित कराया जाता है और जो है इसका उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। अंतरिक्ष में जो है यानी अंतरिक्ष और जो है आकृतियों के व्यवस्थित अध्ययन और उनके जो है समेकन के लिए सामान्यीकरण जो है माप का ज्ञान होता है। इस स्तर पर सीखने से छात्रों को स्थानिक तर्क को समृद्ध करने का अवसर भी मिलता है, ठीक है? एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है, क्योंकि यह सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है, आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की भागीदारी है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी कि संकल्पना का मानचित्र, इसको हम लोग समझते हैं। तो यह एक जो है योजनाबद्ध रेखा चित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है? यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है। इसे जो है शिक्षक या विद्यार्थी द्वारा बनाया जा सकता है। यह जो है पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणाओं को जोड़ता होता है, यानी कि जो आपका प्रीवियस नॉलेज है और आपका जो प्रेजेंट नॉलेज है वो उसी से कनेक्ट कर रहा होता है। यह एक तरीका है जो सीखने को सफल बनाता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। संकल्पना जो है मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग की ये बात कही जा रही है। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टेप दिए गए हैं। देखिए, पहला है आपका सेप यानी विजुअलाइजेशन, फिर एनालिसिस, फिर इंफॉर्मेशन जो है डिडक्शन, फिर आपका हो जाएगा डिडक्शन और फिर आपका हो जाएगा रिगन। यानी कि जो है क्लासेस ऑफ सेप,
फिर जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप, फिर हो गया आपका रिलेशन, यानी बच्चे उसमें रिलेशन करना स्टार्ट करते हैं। फिर जो है सिस्टम, फिर आपका जो है, तो देखिए इसको समझते हैं। पहले बच्चा कुछ भी अगर वो सीख रहा होता है तो शेप और साइज के तौर पर सीखता है। जैसे उसने जो है ऐसा त्रिकोण देख लिया तो वो कहेगा ये समोसे की तरह बना है, ये जो है ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब ये देख लिया उसने बॉल की तरह, ये समझ जाएगा ये वर्ग होगा। तो बच्चा जब सीखता है, जब पहली टाइम स्टार्टिंग ही करता है, तो सबसे पहले वो शेप और साइज को देख करके उसी से सीख रहा होता है कि हाँ ये 3 कोने बने हुए हैं तो ये जो है ट्रायंगल होगा, ऐसे बच्चा सीख रहा होता है, ठीक है। फिर जो है वो उसमें जो है जब बच्चा एनालिसिस में जाता है, तो वो जो है जो उसने शेप और साइज के तौर पर सीखा है, फिर उसमें रिलेशन बना पा रहा होता है, यानी कि रिलेशन भी आ जाते हैं। रिलेशन कैसे आएँगे उसको समझ में आएगा कि अच्छा जिसमें 3 कोने निकले हुए थे वो ट्रायंगल है, जो गोल-गोल है वो वर्ग है, ठीक है? ये जो है बच्चा समझ में आने लगेगा, वो दोनों में रिलेशन बना पाएगा। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। फिर धीरे-धीरे बच्चा जो है रिलेशन बनाने के साथ-साथ उसकी प्रॉपर्टी को भी समझना स्टार्ट कर देगा कि हाँ, जो है ये आयत है, ठीक है? आयत की जो है आमने-सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं, ये वर्ग है, जो है इसमें आमने-सामने की भुजाएँ बराबर नहीं होती हैं। तो ये सभी जो है वो समझना स्टार्ट कर देता है कि इसमें 3 लाइनें हैं, मतलब 3 कोण हैं तो ये ट्रायंगल है। तो ये सारी चीज़ें वो समझना जो है शुरू कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो ये अभी मैं आपको समझा रही थी, यहाँ पर जो है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला जो है ये श्रेणी यहाँ पर दी गई है, यानी कि वेन हीलेक सिद्धांत के अंतर्गत जो है वर्णन दिया गया है। पहले इसको हम लोग समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, तो वहां पर अभी आपको अच्छे से शायद समझ में ना आया हो, पर यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए विजुअलाइजेशन के अंतर्गत शून्य होता है, शून्य स्तर पर होता है बच्चा, और उसका आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन वो करने लगता है। जैसे कि मैंने अभी यह बताया आपको कि आकार बच्चे ने देखा कि 3 लाइनें बनी हुई, 3 कोने बने हुए हैं तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। गोल है तो ये क्या है, वर्ग हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि वर्ग हो गया। आगे चलते हैं। अब विश्लेषण में क्या होगा, यानी जब बच्चा 1 स्तर पर पहुंचेगा, क्योंकि 4 ही स्तर दिए गए होते हैं, जब बच्चा 1 स्तर पर पहुंचेगा तो विश्लेषण यानी एनालिसिस पे जाएगा। आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर वो कर सकता है, यानी उसको समझ में आएगा कि हाँ जो ये ट्रायंगल, यानी ये 3 लाइनें बनी हैं ये ट्रायंगल है, ये जो आयत है ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वो जो है उनके गुणों के आधार पर, ठीक है, उसमें जो है अंतर कर पाएगा, ठीक है, उसमें डिफरेंसेस जो है वो निकाल पाएगा। आगे चलते हैं। जब वो सेकंड पे पहुंचेगा, यानी कि जो है अनौपचारिक निगमन पे पहुंचेगा, इनफॉर्मल जो है, तो गुणों के महत्व को पहचानना तथा जो है उनके बीच संबंध जो छात्रों को तार्किक रूप से सहायता करते हैं, आकृतियों के गुणों का क्रम है, ये जो बच्चा सेकंड पे पहुंचेगा। जब थर्ड स्टेज पे जाएगा तो औपचारिक चरण में आ जाता है, यानी तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करता है और प्रमेयों को सिद्ध करता है निगमनात्मक रूप से, यानी कि फिर जो है उसको नियम रूल जो होते हैं वो बच्चा लर्न करना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद अप्लाई करता है, यानी रूल, फिर जो है एग्जाम्पल दिए जा रहे होते हैं, यानी बच्चा थर्ड स्टेज पे पहुंच चुका होता है। फोर्थ स्टेज जो होती है दृढ़ी होती है, यानी विभिन्न धारणाओं में प्रमेय की स्थापना और विश्लेषण करता है बच्चा, यानी कि प्रमेय जो होते हैं वो उनकी स्थापना और विश्लेषण यानी सिद्ध करना, वो डिटेल में जो है निकालना सीख चुका होता है। ये जो है ज्यामिति चिंतन का वेन हिले सिद्धांत अलग अलग वर्णन करता है, समझ कर वह स्तर जिसमें छात्र ज्यामिति सीखते समय आगे बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वेन हिले का इस सिद्धांत दिया गया है, 4 स्टेजों में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। सभी में जो है बच्चा कैसे सीखता है ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से फिर से इसको समझिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर आपको पहला ही पूछ लेता है कि विजुअलाइजेशन में बच्चा के मतलब बच्चे की क्षमता कैसी होती है, तो बच्चा आकृतियों के माध्यम से सीखना स्टार्ट कर देता है, आकृतियों के माध्यम से वर्णन करना शुरू कर देता है। कभी-कभी एनालिसिस पूछ लेता है तो उनमें जो है आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करना बच्चा शुरू कर देता है। सबसे ज़्यादा ये 2 ही पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट 2 हैं। ज़्यादातर आप उठा के कोई भी प्रीवियस का क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादातर यही 2 पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। लेकिन पूछता ज़रूर है मैथ में, ये आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन देखते हैं।
वेन हिले के अनुसार बच्चे ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर जो है आकलन कर सकते हैं एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुण। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, विश्लेषण स्तर 1 पे आएगा। बच्चा जब एनालिसिस करेगा तभी तो उनकी आकृतियों के जो गुण हैं, ठीक है, कि ये ऐसा बना है तो ये हो जाएगा, ये ऐसा बना है तो ये है, इसमें इसमें क्या अंतर है। तो जब फर्स्ट स्तर पर होगा बच्चा तभी जाके एनालिसिस कर पाएगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। ज़्यादातर यही दो पूछ लेता है, सिर्फ आपको यही दो याद रखने हैं, बाकी डिटेल में नहीं पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय जो है अभ्यास की पहचान करें। तो इसमें जो आंसर होगा पहला है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति सरल मूल आकार की पहचान तक सीमित होनी चाहिए। जी नहीं, यहाँ पर आंसर जो होगा, शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देखकर और जो है दिखाकर प्रारंभ करना चाहिए, फिर उदाहरण देने चाहिए। ये भी नहीं होगा कि बच्चे को आप सरल जो है, जो उसकी परिभाषा है वो आप दिखा रहे हो। बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। आंसर जो होगा वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सहज युक्त समझ विकसित करोगे, यानी जितना हो सके उतना सरल वे में बच्चे को आप जब सिखाओगे और साथ ही जो है इंटरेस्टिंग वे में सिखाओगे तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि समरूपता के बारे में, इसको हम लोग समझते हैं। एक दूसरे के सामने या धुरी पर जो है चारों ओर बिल्कुल समान भागों से बने होने की जो है गुणवत्ता जो होती है उसको कहते हैं समरूपता। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये बना हुआ है, ये बराबर, यानी एक दूसरे के सामने या धुरी पर चारों को बिल्कुल समान भाग में बने होने की गुणवत्ता। यानी ये चारों भाग बने हुए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया और एक हो गया। ये क्या है, ये एक है, दो है, तीन है और चार है, और ये समान बने हुए हैं। तो जो भी ऐसा अगर कहीं पर आपको चित्र दिखे, ये क्या है, समरूपता का उदाहरण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं टाइलिंग यानी टेसलेशन जो होता है, इसको समझते हैं। टेसलेशन तब बनता है जब एक आकार बार बार या एक विमान को ढकने पर दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या फिर ओवरलेप के। यानी कि जो है ढका जाता है लेकिन वो रिपीट ना हो। जैसे कि ये जो है अब ढक दिया गया, जैसे यहाँ पर अब ये ढका गया लेकिन ये उसी पर फिर से रिपीट ना हो। ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसी को कहते हैं क्या है, टाइलिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि बार बार जो है एक विमान को ढकने पर दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या फिर ओवरलेप के, यानी कि दोबारा उसी पर वो ढके ना। जैसे कि टाइल हो गया, टाइल्स लगाना हुआ, तो टाइल्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि टाइल्स अगर लगती हैं तो ये कैसे लगेगी, फिर ऐसे लगेगी, फिर ऐसे लगेगी। ये नहीं कि ये टाइल्स लग गई हैं अब इनके ऊपर से फिर से टाइल्स लग गई, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा विषय जो है प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो जो है अनुपात नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे अनुपात नहीं सीख पाते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर मैं जो डिस्कस करूँगी ये PYQ के ही क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अनुपात जो होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, एनसीएफ के अनुसार अनुपात को नहीं रखा गया है। टेसलेशन जो भी मैंने आपको बताया, समरूपता ये भी बताया, पैटर्न भी मैंने आपको बताया कि बच्चे पैटर्न भी सीख रहे होते हैं, उनको सिखाया भी जा रहा होता है। ठीक है, देखिए अनुपात जो है बच्चे नहीं सीखते क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क क्या होते हैं। डिडक्टिव और इंडिडक्टिव मेथड के बारे में हम लोग समझते हैं। तो डिडक्टिव जो है रीजनिंग, पहले से ज्ञात निष्कर्षों पर जो है आधारित निष्कर्षों को जो है पढ़ने की प्रक्रिया है। आगमनात्मक तर्क उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। यानी कि जो है बात यहाँ पर ये हुई है, आगमनात्मक जो विधि होती है उसमें क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, यानी कि फिर आपको रूल सिखाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो निगमनात्मक तर्क होता है इसमें पहले नियम फिर आपको उदाहरण दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगमनात्मक विधि में क्या होता है, इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी फिर आपको जो है नियम सिखाए जाते हैं, पहले उदाहरण देते हो फिर आप जो है निष्कर्ष निकाला जाता है। यह विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात तक के नियमों का पालन करता है।
ये बेस्ट माना जाता है आगमनात्मक विधि, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं और ये छोटी क्लासों में ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। निगमनात्मक जो तर्क होता है, यानी जो ये नियम है, रूल है, ये ऊंची क्लासों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनमें तर्क क्षमता बेहतर होती जाती है, वो चीज़ों को समझ पा रहे होते, याद करने की भी क्षमता उनकी बेटर हो रही होती है। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं वो इतना नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो है ये जो पहले उदाहरण दिए जाते हैं, जो बच्चा पहले से बच्चे ने देख रखा है या फिर उसको जो आता है उसको जो है आधार बनाया जाता है, फिर बच्चे को सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य से विशेष की ओर, यानी विशेष से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त अमूर्त की तरफ जाती है। ज्ञात से अज्ञात के भी नियमों का ये पालन कर रही होती है। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी क्लासों के लिए ज़्यादा जो है कंफर्टेबल होती है। अब बात करते हैं विधि के चरण क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो उदाहरण देते हैं, उदाहरण देकर निष्कर्ष निकालें। निर्माण का अवधारणा और आपका उदाहरणों के आधार पर अवधारणाओं का सत्यापन, यानी आपने अगर जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको आप सत्यापित भी तो करोगे कि हाँ ये कितना ऑथेंटिक है। ऐसी तो कोई भी आप एग्जाम्पल नहीं दे दोगे क्लासरूम में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अगर आप जो भी पढ़ा रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, बच्चे में कोई भी उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो आप उसको क्लियर करोगे, जो भी आप उदाहरण दे रहे हो आप उसको सत्यापित करोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डिडक्टिव विधि, यानी कि निगमनात्मक विधि, इसके बारे में समझते हैं। तो जो निगमनात्मक तर्क है, इसमें क्या होता है, पहले आपको नियम सिखाए जाते हैं, फिर जो है उसके उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हो, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है यानी मदर टंग हिंदी है, फिर आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश में क्या होता है, आपको पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर आपको उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे मैथ में भी हो सकता है, क्योंकि मैथ में भी पहले आपको रूल सिखाए जाते हैं, फिर आपको सवाल सॉल्व करना सिखाया जा रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये ऊंची क्लासों में यानी 6 से ले करके आप 12th तक अप्लाई कर सकते हो, या अब यानी कि जो है ऊंची क्लासों में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन छोटी क्लासों में अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और वो इतना नहीं याद कर सकते। ठीक है, ये जो विधि होती है ये सामान्य से विशेष की तरफ जाती है, और ये अमूर्त से मूर्त की तरफ जा रही होती है, और ये जो है मतलब जो मूर्त अमूर्त से मूर्त की तरफ जाती है, और अज्ञात से ज्ञात की तरफ ये जा रही होती है। क्योंकि आपको पहले से तो नहीं पता होते हैं कि हाँ इसके ये नियम है, आप जब नियम को याद करते हो तभी जाके आप जो है एग्जाम्पल या फिर जो है आप सॉल्व कर पा रहे होते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके चरण कौन कौन से हैं वो भी हम लोग समझते हैं। तो इसके जो चरण होंगे, अवधारणा का ज्ञान प्रदान करें। ठीक है, विभिन्न जो है उदाहरणों में अवधारणा का उपयोग हो रहा होता है। अवधारणाओं की सच्चाई का परीक्षण करें, यानी जो आपने उदाहरण दिए हैं, अवधारणाएं जो बनाई हैं उसकी सच्चाई का भी परीक्षण करोगे कि हाँ ये बिल्कुल सही जो है या नहीं है, जो नियम मैं बता रहा हूँ या फिर नियम जो पढ़ाए जा रहे हैं। अन्य जो है उदाहरणों का हवाला देकर जो है अवधारणा की सच्चाई का सत्यापन भी किया जाता है, यानी दूसरे जो है एग्जाम्पल उसी में ऐड करके जो है आप उनको सत्यापित भी करोगे कि हाँ ये जो है जो उदाहरण दिए गए हैं वो सत्य हैं या फिर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें कहा यह गया है कि पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट जो है बांटी, समकोण त्रिभुज खींचे गए और बच्चे से इनके बीच संबंध खोजने को कहा। एक त्रिभुज की भुजाएं उपर्युक्त स्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। अब इसमें जो है आपको बताना है आगमनात्मक विधि है या फिर निगमनात्मक है, व्याख्यान है या फिर प्रयोगशाला है। तो यहाँ पर जो है बात हुई है कि पाइथागोरस प्रमेय की बात हुई कि शिक्षक ने एक सीट जो है बांटी, समकोण त्रिभुज खींचे गए और जो है बच्चे से इनके बीच संबंध खोजने को कहा गया। यानी पहले उदाहरण दे दिए गए हैं, अब उदाहरण दे दिए गए हैं, बस बच्चे को संबंध खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल की बात नहीं हुई है कि बच्चे ने पहले सीखा है, पहले नियम सीखे हैं, फिर उसके बाद जो है वो सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो है यहाँ पर टीचिंग की उत्पत्ति जो है टू टीच से हुई है, जिसका अर्थ है निर्देश देना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात कराता है। शिक्षण एक जो है ध्रुवीय प्रक्रिया है, ये जॉन एडम्स ने कहा है, यानी द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। क्योंकि जो त्रियामी प्रक्रिया है वो किसने कहा है, जॉन ड्यूवी ने कहा है, उन्होंने पाठ्यक्रम को भी ऐड किया है। लेकिन जॉन एडम्स जो थे, इन्होंने जो है पाठ्यक्रम को ऐड नहीं किया। इन्होंने कहा करिकुलम इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट यानी टीचर और स्टूडेंट होने चाहिए, बस दो जो है लर्निंग बेटर
यानी बेहतर हो पाएगी। लेकिन वहीं पर जॉन ड्यूवी जो हैं, उन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया और उन्होंने करिकुलम को भी ऐड किया है। ये अंतर है, आपको ध्यान रखना है। यानी करिकुलम हो गया, आपका सोसाइटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, किसी को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सामग्री के बारे में। तो इसमें जो है देशज सामग्री आती हैं, यानी कि जो आपके देश की हों, प्रभावशाली होती, इफ़ेक्टिव होती हैं, वास्तविक जीवन से जुड़ी हों, दिलचस्प हों, क्योंकि जो आप शिक्षण सामग्रियाँ यूज़ कर रहे हो एटलीस्ट उसमें बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा हो, ठीक है? तभी जाके वो अच्छे से सीख पाएगा। और वास्तविक जीवन से भी रिलेट करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो छोटे हैं और जो वो अपने आस-पास चीज़ें देखते हैं, अगर वही आप स्कूल में एक्टिविटी में प्लान कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो बच्चा बेहतर सीखेगा। ठीक है? दीर्घ काल तक जो है रहना चाहिए, यानी ये नहीं कि आज ही लेके आए कल टूट गया। सीखने में मददगार हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षण सहायक जो शिक्षण सामग्री है, ये जो है आप ध्यान रखिएगा कि कैसी-कैसी होनी चाहिए, आपसे पूछ सकता है। देखिए, अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ये तो सब पूछता नहीं है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है या फिर ये क्यों डिस्कस किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप पीवाईक्यू की पेडागोजी यानी मैथ पेडागोजी का उठा के पीवाईक्यू कोई भी एक सेट देख लीजिएगा, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, कंटेंट यही है, ठीक है? तो आप बस अच्छे से ध्यान से कंटेंट को समझिए। जब आपके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि यस, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। हम लोग जो है जियो बोर्ड थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जियो बोर्ड जो होता है इसमें क्या होता है, ये एक जो है वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती हैं। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी हुई हैं। अब जो है रबर बैंड के माध्यम से ज्यामितीय माप के उपयोग के साथ और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया, बच्चे से कहा गया ट्रायंगल बनाओ, बच्चे से कह दिया गया कि जो है आयत बनाओ, वर्ग बनाओ, तो इसमें क्या है वृत्त बनाओ, तो बच्चा इसमें जो है बनाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो है बना हुआ है, बच्चे ने ऐसे ऐसे बनाया। तो इससे क्या है, बच्चा सीख रहा होता है। जियो बोर्ड का प्रयोग जो है ज़्यादातर किसके लिए किया जाता है, जो बच्चे देख नहीं सकते, सॉरी देख सकते हैं, मतलब जो बच्चे, यानी कि ये वर्गाकार बोर्ड होता है, इसमें देख सकता है बच्चे, कीलें लगी हुई होती हैं, वो ऐसे ऐसे बनाता है, यानी इंटरेस्टिंग वे में बनाता है, ठीक है? ये आप ध्यान रखना, माफ़ करिएगा। तो इसमें क्या है, बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा होता है, उसको अच्छा लगता है और वो जो है ऐसे ऐसे करके इसको बना रहा होता है। जियो बोर्ड आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अबेकस के बारे में। यह एक प्राचीन जो है गणितीय यंत्र है। ये यहाँ पर अबेकस है, इसमें जो है आपको कहा जाएगा कि 10 गिनती लिखिए, तो 10 जो है मोतियाँ आप इधर कर देंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा होगी वो आप इधर कर देंगे। यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिसमें छड़ें होती हैं। उन पर स्वतंत्र रूप से जो है फिसलने वाले मोतियों के साथ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोतियाँ जो है स्वतंत्र है, किसी भी तरफ जा सकती है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। जोड़ घटाव गुणा की अवधारणा, भाग भिन्न वर्गमूल स्थानीय मान आदि बनाए जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से समझने के लिए। अब ये इसका प्रयोग आप छोटी क्लासों में करोगे तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मोती तो इधर उधर करने में बच्चों को मज़ा ही आएगा। अगर आपको जोड़ सिखाना है, जो है घटाव सिखाना है, गुणा सिखाना है, ऐड जो है सब्ट्रैक्शन और जो है मल्टीप्लाई सिखाना है, तो इसमें क्या होगा, बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा और उसको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, ठीक है? तो अबेकस जो है किस प्रयोग में लाया जाता है, आपका जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हुआ, भाग हुआ, भिन्न है, वर्गमूल है, स्थानीय मान है, इन सभी को सिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफ पेपर इसको समझते हैं। व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन है। दशमलव संख्या की अवधारणा की यहाँ पर जो ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जा रहा होता है, ठीक है? पाई चार्ट जो होता है, एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व संबंध दिखाता है, संपूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध भी दर्शा रहा होता है पाई चार्ट। यहाँ पर जो है आप पाई चार्ट ये देख पा रहे होगे, ठीक है, कि ये इतने भाग का इतना है। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, कल अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिंस ब्लॉक क्या होता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। 100% यहाँ से पूछेगा तो प्लीज़ ये डाउट मत रखिएगा कि यहाँ से पूछेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने मैथ पेडागोजी इसी कंटेंट से कंप्लीट किया था और मेरा अच्छा स्कोर भी हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीटेट क्वालिफाई भी हो गया था। आपका भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस 3 बजे की क्लास को ईमानदारी से ज्वाइन करिए और साथ में पीवाईक्यू की भी क्लासेस ज्वाइन करते रहिए। आपका जो है कंटेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अच्छे से क्वालिफाई होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। संडे को लाइव मैं आऊँगी 5 बजे के पहले ही, तो सेशन में भी ज्वाइन होइएगा। कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पर आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।